नमस्कार दोस्तों, तो आप नालंदा में आप सभी का स्वागत ही किया हुआ है। उसका ये नक्शा है और हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं। इस तरफ से आप अंदर आए। अभी इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये जो आरसीसी बीम का पार्ट देख रहे हैं, ये नया जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये करीब करीब यहाँ देखिए एसआई में लिखा है ग्रेनरी सेल ऑफ मोनेस्ट्री नंबर 1। ये क्लासरूम था और वो लेक्चर स्टेज था। लेकिन सेकंड बार का जब निर्माण हुआ तो स्थापत्य कला और सज्जा की दृष्टि से इसका पहला चरण मंदिर संख्या 3 के 5वें चरण के समतुल्य है तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बना प्रतीत। सर, ये आंगन कितना स्क्वायर फीट का होगा सर? हाँ, ये तो अभी मेजरमेंट से नहीं, आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक बड़ा सा आंगन आप देख रहे हैं। लेकिन इस आंगन में ये जो आप देख रहे हैं ना, जी जी, जो खासकर आप चूल्हा देख रहे हैं, यहाँ पे चूल्हा, ये शेप जो है ना, ये खाना नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आ चुका हूँ नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर। तो चलिए आज का प्रवेश शुरू करते हैं। चलिए अंदर चल रहे हैं और गाइड के साथ आप लोग का हम पूरा प्रवेश करवाएंगे। आइए हम लोग अब टिकट कटाने वाले हैं। देख सकते हैं ऊपर में टिकट घर है लिखा हुआ है। तो गाइज आज हम आप लोग के साथ गाइड के साथ पूरा नालंदा विश्वविद्यालय खंडहर को प्रवेश करते हुए पूरा दिखाएंगे आप लोग का। चलिए, तो नालंदा में आप सभी का स्वागत है। नालंदा वेलकम्स यू। और मेरा नाम संतोष कुमार है, जो मैं आपका गाइड हूँ। और अभी जिस नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेष को हम लोग देखने जा रहे हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में है, विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। कि 15 जुलाई 2016 को यूनेस्को ने इसके सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज का टैग दिया। लेकिन अगर आप नालंदा की इतिहास की बात करें तो 6th सेंचुरी BC में, आज से करीब 2600 साल पहले, यहाँ एक आम का बगीचा था जिसका नाम था पावारिका आम्रवन, जहाँ भगवान बुद्ध हमेशा रुका करते थे और धर्म का उपदेश देते थे। धर्म मीन्स उनकी टीचिंग, उनकी शिक्षाएं। तो अभी बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए ये एक पावन भूमि है। और भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र का और महामोगलियान का, ये दोनों का जन्म हुआ था। और सारिपुत्र का यहाँ निर्वाण भी हुआ था। और जैसा कि इतिहासकारों का मानना है कि राजा अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाए तो अपनी धर्म यात्रा के क्रम में वो नालंदा आए और सारिपुत्र की स्मृति में एक स्तूप का भी निर्माण किया था। तो अंदर जाकर हम लोग सारिपुत्र का स्तूप भी देख पाएंगे। लेकिन जैसे ही आप नालंदा की बात होती है, तो अगर हम नालंदा विश्वविद्यालय की जब बात करते हैं तो अपने देश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय था तक्षशिला, दूसरा नालंदा और एक तीसरा विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। तो इस प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमारगुप्त ने किया था। ये एक रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कि आज से करीब 1600 साल पहले ये विश्वविद्यालय कुमारगुप्त राजा के द्वारा बनाया गया, जहां करीब 10,000 बच्चे और 2,000 शिक्षक साथ साथ रहते और पढ़ते थे। मुख्य रूप से यहाँ बौद्ध धर्म सिखाया जाता था। बौद्ध धर्म के अलावा हिंदू धर्म, जैन धर्म, संस्कृत, व्याकरण, लॉजिक, मेटाफिजिक्स, ये सारा कोर्स पढ़ाया जाता था। लेकिन 1200 ईस्वी आते आते नालंदा का महत्व धीरे धीरे घटता जा रहा था और 1193 में, करीब 1200 ईस्वी में, इसे बख्तियार खिलजी के आक्रमण से नष्ट हो गया। उसके बाद सारे बौद्ध भिक्षु यहाँ से हिमालय की ओर भागे। कुछ लोग नेपाल के रास्ते बर्मा और तिब्बत की ओर गए और ये धीरे धीरे पूरा एरिया एक माउंट के रूप में हो गया, टीला के रूप में हो गया। तो करीब 600 वर्षों तक ये पूरी इमारत जमीन के अंदर था। इसे पहली बार 1861 में एक ब्रिटिश स्कॉलर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका पहचान किया। फिर खुदाई का कार्य हुआ। तो अंदर आप देख पाएंगे इस भग्नावशेष में जो हेरिटेज साइट है। आप कहें कि नालंदा का भग्नावशेष, भले लोग नालंदा का खंडहर बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर शब्द है नालंदा का भग्नावशेष, या आप कहें कि नालंदा हेरिटेज, ये एक विरासत था। तो आप अंदर में देख पाएंगे
कि कहाँ क्लासरूम है, कहाँ बच्चों का रहने का कमरा है, कौन सा लेक्चर स्टेज है, कहाँ ग्रेनरी सेल है, कहाँ स्तूपा है, कहाँ कम्युनिटी किचन है। तो इन तमाम चीजों से हम लोग अंदर जाकर रूबरू हो पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इस तरह से नालंदा में करीब 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक साथ साथ रहते और पढ़ते थे। तो अगर आप रेशियो की बात करें, औसत की बात करें, तो प्रत्येक 5 बच्चों पर एक टीचर थे। अगर आप स्कॉलर्स की बात करें, कई सारे स्कॉलर नालंदा से जुड़े थे, जिसमें नाम है नागार्जुना, आतिशा दीपंकर, शीलभद्र, शांति रक्षित, धर्म कीर्ति, वसुबंधु, ये सारे स्कॉलर्स थे। और नालंदा लाइब्रेरी के लिए फेमस था कि जब कभी आपको नालंदा की चर्चा होती है तो आप लाइब्रेरी के बारे में आप सुनते हैं कि नालंदा की जो लाइब्रेरी था वो करीब 9 मंजिला था, जिसमें 90 लाख पुस्तकें थी, 9 मिलियन पुस्तकें थी। तो सोचिए कितना ह्यूज लाइब्रेरी रहा होगा। और उस लाइब्रेरी का नाम था रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजिका। और इस पूरे कैंपस का नाम था धर्मगंज, जो आक्रमण के समय करीब 6 महीने तक जलता रहा। तो इस तरह से ये जो आप आगे देख रहे हैं कि हम लोग यहां से आगे बढ़कर पहले एक फोटो एग्जीबिशन को देखेंगे। हम लोग पुराना फोटोग्राफ को देख पाएंगे कि नालंदा खुदाई से पहले कैसा था। आइए, यहां जो आप देख रहे हैं, दीज आर ऑल ओल्ड फोटोग्राफ ऑफ नालंदा। यहां देखिए एएसआई ने लिखा है ग्रेनरी सेल ऑफ मोनेस्ट्री नंबर 1। मैं यहां आपको लेकर चलूंगा। ये अनाज रखने का कमरा होता था कि आप अंदर में देख पाएंगे कि ये बिल्कुल आर्च है, मेहराब है कि बिना किसी सपोर्ट का ये बरसों से टिका हुआ है। तो आई विल शो यू ग्रेनरी सेल। सर यहां देखिए एक नजर, इस फोटो में आप देख रहे हैं लिखा है वर्टिकल एक्सकेवेशन ट्रेंच फ्रॉम साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3। एग्जैक्टली जो अंदर का जो अवशेष है ना, वो खुदाई से पहले ऐसा मिट्टी से ढका हुआ था। और वर्टिकल रूप में यहाँ खुदाई का कार्य हो रहा है। सैकड़ों लेबर्स को आप देख रहे हैं जो खुदाई के कार्य में लगे हुए हैं कि ये सारे लेबर का कंट्रीब्यूशन रहा। तो खुदाई का कार्य, इसके खनन का कार्य 1915 में शुरू हुआ, जो 1937 तक चला। तो करीब 22 वर्षों तक लगातार खनन का कार्य हुआ। उसके बाद 1974 से लेकर 82 तक फिर से खुदाई का कार्य हुआ। तो इस तरह से अभी मोर देन 1 स्क्वायर किलोमीटर में डिग आउट का कार्य हुआ है। और अभी बाकी एरिया अभी भी खोदा जाना बाकी है कि अभी 23 एकड़ में ये पूरा परिसर फैला हुआ है। और एक नजर आप यहां देखें, अंदर में आप टेम्पल नंबर 3 को देखेंगे। ये बड़ा सा टेम्पल जिसको सारिपुत्र का स्तूप भी कहा जा रहा है, ये पूरा मिट्टी से ढका हुआ था। करीब 31 मीटर तक ये मिट्टी ढका हुआ था, जिसको खुदाई करके निकाला गया है। तो आप अंदर में देख पाएंगे कि ये नालंदा का अभी मेन अट्रैक्शन है, ये मुख्य स्तूपा है। आइए, यहाँ नालंदा का एक शॉर्ट हिस्ट्री को दिखाया गया है कि एएसआई ने जैसा कि लिखा है कि इसका जो मेन अट्रैक्शन है कि द मोस्ट इम्पोजिंग स्ट्रक्चर इज टेम्पल नंबर 3। तो टेम्पल नंबर 3 इसका मेन पार्ट है। और इसमें लिखा है एएसआई ने कि हिस्ट्री ऑफ नालंदा गोज बैक टू द डेज ऑफ महावीरा एंड बुद्धा इन 6th सेंचुरी BC, कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के समय में भी ये जगह प्रोमिनेंट प्लेस था, बड़ा ही है जो पावन जगह था। एंड इट वॉज द प्लेस ऑफ वर्थ एंड निर्वाणा ऑफ सारिपुत्रा, कि सारिपुत्र का
जन्म और निर्वाण की भूमि है। यहाँ जो इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये जो डेलीगेट्स देख रहे हैं, ये लोग श्रीलंका से हैं। ये श्रीलंका का लोग अपनी धर्म यात्रा पर वो अभी नालंदा आए हुए हैं कि बौद्ध धर्म की यात्रा पर गए। यहाँ आप लोटस को देख रहे हैं, यहाँ लोटस को देख रहे हैं आप पॉट में। तो एक जमाने में नालंदा लोटस से घिरा हुआ था, तो इस जगह का नाम पड़ गया नालंदा। द वर्ड नालंदा इज डिराइव्ड फ्रॉम नालम एंड दा, कमल जो ज्ञान का प्रतीक है। आइए, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ एक सर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है नालंदा के संदर्भ में कि जैसा कि इतिहासकारों ने लिखा है कि जो बच्चे प्राचीन नालंदा में एडमिशन चाहते थे उनका गेटकीपर टेस्ट लेते थे, कि उस समय ये पूरा परिसर एक बाउंड्री वाल से घिरा हुआ था। एक मुख्य दरवाजा था जहां गेटकीपर हुआ करते थे। गेटकीपर कई विषयों के विद्वान होते थे और जो बच्चे एडमिशन चाहते थे उनसे डिबेट होता था, डिस्कशन होता था, और जो गेटकीपर को सेटिस्फाइड करते थे उन्हीं का एंट्री होता था। सो यू कैन इमेजिन कि अगर गेटकीपर इतने स्कॉलर थे तो भाई पढ़ाने वाले क्या होंगे, कि हाउ आर द ग्रेट प्रोफेसर ऑफ नालंदा। तो अभी खुदाई के क्रम में ओरिजिनल दरवाजा अभी नहीं मिल पाया है। तो ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं ये एक आइडेंटिकल रूप में, सिंबॉलिक रूप में बाद में काटकर बनाया गया है। लेकिन अगर आप यहाँ की ईंटों को देखें, ब्रिक का स्ट्रक्चर देखें, तो 70% ओरिजिनल ब्रिक्स है, लेकिन 30% रेस्टोरेशन का कार्य है, कि जहां जहां सीमेंटेड पार्ट आप देख रहे हैं ये रिस्टोर किया गया है, इसको फिर से वापस कंजर्वेशन का काम हुआ है। तो आइए अंदर चलते हैं और समझते हैं कि कहाँ बच्चों का रहने का कमरा है, कहाँ है जो क्लासरूम है, कहाँ लेक्चर स्टेज है। उन तमाम चीजों को हम लोग अंदर जाकर जान और समझ पाए। तो अब हम लोग सर दरवाजे से अंदर आ चुके हैं और अभी हम लोग विहार संख्या 5 के सामने खड़े हैं। विहार संख्या 5 को मोनेस्ट्री नंबर 5 इंग्लिश में कहा गया है। और देखिए एएसआई में लिखा है कि पुरातात्विक आधार पर इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। तो ये गुप्त काल का स्टूडेंट्स के रहने का कमरा बना हुआ है। ये जो आप छोटा छोटा जो रूम्स देख रहे हैं, सेल्स देख रहे हैं, एक जमाने में 5वीं शताब्दी में ये बच्चों का रहने का रूम्स था। साथ ही साथ वो दरवाजा देख रहे हैं, दरवाजा कालांतर में बंद किया गया था। ऐसा माना जाता है कि वो दरवाजे को बंद कर दिए और आगे चलकर इसका उपयोग या तो अनाज रखने के लिए होता था या ऊपर की छत से वो सीढ़ियों से नीचे उतरा करते थे। यहाँ आप खूब मोटी दीवार देख रहे हैं जो ये बताता है कि ये जाड़ा के दिन में गर्म और गर्मी के दिन में ठंडा होता था। तो एक तरफ इधर हॉस्टल, दूसरा इधर हॉस्टल, और ये बीच में पैसेज होता था। एक लंबा चौड़ा पैसेज था, लंबा चौड़ा कॉरिडोर था लोगों को आने जाने का। सोचिए कितनी प्लानिंग के साथ उन्होंने इसे बनाया था। और जरा इन ईंटों को छूकर देखिए कि सो स्मूथ, सो नाइस ब्रिक्स। ये जो आप ईंटें देख रहे हैं कितनी स्मूथ ईंटें हैं, इसे इतनी बढ़िया सुंदर वो बिक्ट ब्रिक्स बनाने का काम होता था। और इसकी जो जुड़ाई है जो मुख्यतः सूखी चूनी मिट्टी से किया गया है। ऊपर जो आप देख रहे हैं ये रीस्टोर किया गया है, कुछ नई ईंटों से मरम्मत का कार्य हुआ है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको एक नक्शा दिखाऊंगा, इस पूरे एरिया का प्लान मैप दिखाऊंगा और नक्शा के अनुसार हम लोग आगे के बौद्ध विहार को देखने चलेंगे। आइए, ये इस एरिया का सर पूरे एरिया का प्लान ऑफ है, नक्शा है। लिखा है प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स एट नालंदा। जो खुदाई किया हुआ है उसका ये नक्शा है।
और हम लोग अभी यहाँ पर खड़े हैं। इस तरफ से आप अंदर आए, अभी आपने यहाँ छोटा छोटा कमरा देखा और इस पैसेज को क्रॉस करके आप यहाँ खड़े हैं। तो ये जो पूरी लाइन है ये मोनेस्ट्री का है, विहार का है। वो दूर पेड़ तक देखिए, वो आगे पेड़ तक के आगे तक जो देख रहे हैं ना, ये सारे हॉस्टल्स थे, ये सारे बौद्ध विहार थे। तो अभी कुल मिलाकर 11 बौद्ध विहार मिले हैं। ये देखिए चैत्य है, चैत्य का मतलब मंदिर जहां स्टूडेंट प्रार्थना के लिए जाते थे। तो ये लाइन चैत्य का है। वो देखिए सामने वो प्रार्थना का, ध्यान का जगह था, जो अभी खासकर कई छोटे बड़े मंदिर और चैत्य खुदाई के क्रम में मिला है। और ये है स्तूपा साइट नंबर 3। ये जो बड़ा सा आप स्ट्रक्चर दिख रहा है, जब कभी आप नालंदा को इंटरनेट पर सर्च करें, आप बच्चों की किताबों में देखें, हमेशा इसका फोटो नजर आएगा। तो ये मेन स्तूपा है, जिसे सारिपुत्र का भी स्तूप कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक मेन हॉस्टल के अंदर देखने चलते हैं। आइए। और एक नजर जरा आप इस फोटो को देखिए, ये साई में लिखा है साइट ऑफ टेम्पल नंबर 3 बिफोर एक्सकवेशन। ये जो बड़ा सा जो स्तूपा है टेम्पल नंबर 3 जो सामने आप देख रहे हैं, ये खुदाई से पहले ऐसा मिट्टी से ढका हुआ था कि एग्जैक्टली ये पूरा मिट्टी का ढेर था। तो सर इस तरफ आइए, एक मेन हॉस्टल के अंदर चलते हैं। देखिए, ऑफ कोर्स एएसआई ने लिखा है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा नालंदा में उत्खनन कार्य का प्रारंभ सर्वप्रथम इसी विहार से किया गया था तथा सभी विहारों में यह विहार सर्वाधिक महत्वपूर्ण भी है। सो वी आर गोइंग टू सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। ये इस मोनेस्ट्री का प्रवेश द्वार था। ये जो डोर फ्रेम देख रहे हैं ना, एक बड़ा सा दरवाजा था, दोनों तरफ भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। स्टूडेंट्स अंदर जाने के पहले वो प्रार्थना करते थे कि उनका जो चांटिंग था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, कि बुद्ध की शरण में आओ, धम्म की शरण में आओ, संघ की शरण में आओ। ये जो आप निशान देख रहे हैं जला जला, ये बर्निंग मार्क्स है कि कैसे एक जमाने में नालंदा जल गया। दिस इज द एविडेंस ऑफ डिस्ट्रक्शन, कि आप दीवालों पर जले जले हर जगह निशान देख पाएंगे कि पूरी दीवालों पर जला हुआ निशान है, जो डिफरेंट टाइम में इसे नष्ट कर दिया गया। यहां जो खासकर आप देख रहे हैं, अब हम लोग एक प्राचीन कमरा के अंदर आ चुके हैं। और ये जो कमरा है, जो ऑलमोस्ट 1200-1300 वर्ष पुराना है, करीब 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच का है। जी सर। तो ये कमरे का जो साइज है, जो सर 10 बाई 10 का एक कमरा होता था, जो 1 से 2 बच्चों के रहने के लिए सफिशिएंट था। इस कमरों में आप देख पा रहे हैं कि इस तरफ जो है ये वार्डरोब था, एक तरह का किताबें रखने का, लैंप रखने का, लाइट सेल्फ, बुक सेल्फ होता था। जी जी। इधर भी एक ताखा जैसा बना हुआ था कुछ सामान रखने का, और यहाँ कुछ जला जला हुआ निशान दिख रहे हैं। जी सर। तो ये जला जला निशान ये इंडिकेट करता है कि हाउ इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय इन्वेडर्स। तो एक तरह से इसके ऊपर छत भी होता था, उस समय के साथ वो छत नष्ट हो गया। लेकिन इस तरफ जो आप देख रहे हैं, ये जो आरसीसी बीम का पार्ट देख रहे हैं, ये नया किया गया है। ये वाला सर। हाँ, ये रिस्टोर किया गया है। ये जो आप देख रहे हैं, ये दीवार और ये पूरी दीवार रेस्टोरेशन का काम हुआ है। कब हुआ सर ये वाला, मतलब 2000? ये करीब करीब है जो 1960-61 के करीब में इसको बनाया गया है। और ऊपर जो आप देख रहे हैं, वो एक छत के ऊपर आप देखिए एक विंडो जैसा देख रहे हैं। जी हाँ। वो देखिए वेंटिलेटर होता था, हवा और प्रकाश आने के लिए रोशनदान भी होता था। ये हर
हर कमरा जो है ना वो रोशनदान होता था, वेंटिलेटर होता था। तो इसी तरह का, और कमरों के अगर आप देखें कि एक तरफ आइए तो इस तरह से ऑलमोस्ट सारे जो कमरे हैं, जो सर बच्चों का रहने का, ये सारा रूम्स आपका है। 1 से 2 बच्चों का रहने का आपको कमरा नजर आ रहा है। आइए, अब हम लोग सर लेक्चर स्टेज पर आ चुके हैं। ये जो बड़ा सा जो प्लेटफार्म देख रहे हैं, ये एक जमाना में टीचर का स्टेज था कि यहाँ से टीचर है जो पढ़ाने का काम करते थे। एक तरह का पोडियम था, डैश था, मंच था। तो ये टीचर का स्टेज था, और ये नीचे जो सर खुली आंगन आप देख रहे हैं ना, ये क्लासरूम होता था। ये स्टूडेंट्स को बैठने की जगह थी। लेकिन आप कहेंगे कि अगर ये क्लासरूम था तो भला ये बीच में क्या है, लोग कैसे बैठेंगे भला? तो ये जो बीच में जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये किसी महान टीचर की स्मृति में एक स्तूप बनाया गया, एक श्राइन बनाया गया। ये बाद के पीरियड का कंस्ट्रक्शन था। उस जमाने में स्टोन का पिलर्स होता था, जैसे आप ब्रोकन पार्ट देख रहे हैं पिलर्स का, कि स्टोन पिलर पर छत टिका होता था। और सर एक नजर इधर देखिए, ये प्राचीन काल की नालियां हैं, ड्रेनेज सिस्टम है। नीचे देख रहे हैं, बीच में देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। तो ये ड्रेनेज ये इंडिकेट करता है कि नालंदा हड़प्पा जैसा, मोहनजोदड़ो जैसा ही यहाँ का बहुत ही उन्नत ड्रेनेज। नालंदा कितनी बार नष्ट हुआ था? नालंदा जहाँ के इतिहासकारों ने कहा है कि ये 3 बार नष्ट हुआ। जी सर। कि पहला इसका जो खासकर है जो हुन्स का आक्रमण था, हंस जो सेंट्रल एशिया से आए, फिर यहाँ पर शशांक राजा के समय में आक्रमण हुआ, और उसके बाद 1193 में ये पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो क्रमशः ये 3 बार नष्ट हुआ। जी सर। और ये 3 बार बना भी, कि पहला इसका फाउंडेशन कुमारगुप्त राजा ने किया, उसके बाद इसे हर्षवर्धन राजा जो कन्नौज का राजा थे, इन्होंने इसका काफी विस्तार किया, और उसके बाद पाल वंश के राजा देवपाल ने इसको फिर आगे बढ़ाए। तो इस तरह से यहां से नीचे उतरकर आइए ग्रेनरी सेल को देखने चलते हैं। साथ ही साथ एक माइका स्टोन के रिफ्लेक्शन को देख पाएंगे। अच्छा, अब जो हम लोग हैं ना, एक मंदिर के सामने खड़े हैं, और इस मंदिर के पास में आप ये स्टोन को देख रहे हैं। सर ये कौन सा पत्थर है? ये माइका स्टोन है, अब्रेक का पत्थर है। ये दोनों तरफ अब्रेक का पत्थर लगा हुआ है। ये देखिए अभी लाइट डालने पर चमक रहा है, चमक रहा है, बिल्कुल चमकीला है ना। बहुत सारे स्कॉलर्स ने लिखा है, एघोसिक स्कॉलर्स हैं जिन्होंने लिखा है कि खासकर उन्होंने नालंदा पर काफी रिसर्च किया। उनकी किताब है नालंदा पर, कि इन पत्थरों पर उड़ते हुए बौनों का, जो बौना है ड्वार्फ, उड़ते हुए बौनों का कार्विंग किया हुआ था, नक्काशी किया हुआ था। और कुछ इतिहासकारों का मानना है, कुछ लोगों का मानना है कि वो जब सूर्य का प्रकाश पड़ता था तो वो नक्काशी चमकता भी था, और अंदर में भगवान बुद्ध की भी स्टैचू प्रकाशित होती थी। तो इतना सुंदर सिस्टम था यहाँ रिफ्लेक्शन के लिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए। तो ये ओरिजिनल स्टोन ये दोनों तरफ पड़ा हुआ है। तो आइए अब हम लोग ओरिजिनल कमरा में चलते हैं, जिसका छत भी मौजूद है। ये जो सामने आप दिखाइए, ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये है जो ओरिजिनल कमरा था, जिसका उपयोग अनाज रखने के लिए था, कि स्टोरेज फॉर राइस। तो आइए इसके अंदर की छत को देखते हैं। एग्जैक्टली अब जो हम लोग हैं ना, ग्रेनरी सेल के अंदर आ चुके हैं। पूरा ईटा का ढाई है सर, बिल्कुल ईंटों का बना हुआ है, ब्रिक स्ट्रक्चर है, ईंटों से बना हुआ है।
और इसकी आप विशेषता देखिए, बिल्कुल आर्च है। सिविल इंजीनियरिंग में इसे कहते हैं इंटरलॉक सिस्टम। लॉक सिस्टम, एक पर एक ईंटों को लॉक कर देना, फंसा देना। तो बिना किसी सपोर्ट का, बिना किसी बीम का, बिना किसी आयरन रड का ये बरसों से पड़ा हुआ है। खुदाई के क्रम में यहां पर चावल मिला, जिससे ये पता चलता है कि इसका उपयोग अनाज संग्रह के लिए किया जाता था। तो उस चावल को अभी म्यूजियम में रखा गया है। तो आप देखिए कि बिल्कुल ये ओरिजिनल छत आप देख रहे हैं कि दिस इज द ओल्ड वन। ऐसी छत होती थी आज से 15। कैंपस में केवल एक कमरा और जो बाजू का कमरा आप देख रहे हैं जिसका छत बचा हुआ है, अदरवाइज कहीं किसी कमरा में छत मौजूद नहीं है। दिस इज द ओरिजिनल रूफ, वन पीस। हाँ। और इस तरफ आइए, अब हम लोग आइए एक प्राचीन कुआं को सर देखते हैं। हर हॉस्टल में एक कुआं होता था। तो हाँ, अभी सूख चुका है क्योंकि अभी मानसून जो है रूठा हुआ है। तो कुएं का जो उपयोग है पानी पीने के साथ साथ स्नान के लिए, रिचुअल्स के लिए, पूजा के लिए, पानी एक ऐसी चीज कि जिसको हर समय जरूरत था। तो प्रत्येक हॉस्टल के आंगन में ही एक सर कुआं होता था। तो ऊपर का केवल आयरन रड नया किया गया है, अदरवाइज इसका जो है जो डेप्थ है जो अभी भी 50 फुट से ज्यादा गहरा है। हर हॉस्टल में एक कुआं होता था। तो यहां से हम लोग सर आगे चलेंगे और मेन स्तूपा की ओर चलेंगे। और एक चीज और मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं कि कोविड के समय में भूटान की जो महारानी है वो अपने ग्रैंडसन, अपने 3.5 साल के नाती को लेकर नालंदा पहुंचे। उनका नाती अपने पूर्व जन्म की बात कर रहा था और उसने नालंदा के बारे में बताना शुरू किया। तो वो लोग लेकर आए और फाइनली इन सीढ़ियों से ऊपर जाकर वो बच्चा ऊपर के कमरा को पहचान पाए और उन्होंने कहा कि मैं इन कमरों में रहा करता था, मेरा नाम विरोचना था। तो ये काफी सुर्खियों में समाचार था। तो आइए यहां से मैं आपको अभी वो कमरा दिखा देता हूं। यहां से देख रहे हैं ना, उस ड्रेनेज के ऊपर साइड से जो दाहिने तरफ का जो कमरा देख रहे हैं सामने, उस कमरा को वो लोग आइडेंटिफाई किए थे कि उस कमरों में मैं रहा करता था। तो ये भूटान का जो प्रिंसेस हैं, उनका जो ग्रैंड सन, उनसे जुड़ा हुआ स्टोरी था कि पूर्व जन्म की कथाओं में भी, पूर्व जन्म में भी उनका विश्वास है। तो यहां से सीधे अब हम लोग सर चलेंगे मेन स्तूपा को देखने के लिए, जो नालंदा का सबसे भव्य स्ट्रक्चर है। नालंदा का क्षेत्रफल कितना है? अभी वर्तमान में नालंदा करीब 23 एकड़ में फैला हुआ है, 23 एकड़ में फैला हुआ है। लेकिन एक जमाने में ये बहुत बड़ा एरिया था। ह्वेनसांग ने कहा था कि ये करीब 7 ली जी सर। बाई 3 ली में फैला हुआ था। तो ली एक मेजरमेंट्स यूनिट है चाइना में, चाइनीज में, कि 1 ली इक्वल टू 500 मीटर। तो करीब 3500 मीटर लंबा और 1500 मीटर चौड़ा एरिया में नालंदा फैला हुआ था। तो अभी कुल मिलाकर 23 एकड़ का है। बाकी एरिया अभी भी अंडरग्राउंड है। आइए अब हम लोग सर, वेलकम बैक। अब हम लोग सारीपुत्र स्तूप के सामने खड़े हैं। जब कभी आप नालंदा को इतिहास की किताबों में सर्च करते हैं तो हमेशा इसी का फोटो आपको नजर आता है। डिपार्टमेंट ने इसे मंदिर संख्या 3 भी नाम दिया है। तो अभी जो वर्तमान स्तूप देख रहे हैं ये सबसे भव्य स्ट्रक्चर है, जिसका निर्माण क्रमशः 7 बार में हुआ है। इसके चारों कॉर्नर पर मंदिर हुआ करता था। ये जो टावरनुमा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, वो बौद्ध मंदिर था, जहां भगवान बुद्ध की और बोधिसत्व की प्रतिमाएं नजर आ रही है। साथ ही साथ आप यहाँ गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो ये छोटे बड़े
मनौती स्तूप हैं, साथ ही साथ छोटा छोटा टेम्पल भी है। तो आइए थोड़ा और आगे बढ़कर हम लोग प्राचीन स्टैचू को देखते हैं। तो इस तरह से नालंदा का सबसे जो भव्य स्ट्रक्चर था वो ये सारीपुत्र का स्तूप था। आइए, बिल्कुल। तो यहाँ सामने सर देखिए कि आप देख रहे हैं कुछ स्टैचू आपको नजर आ रहा है, वो प्राचीन स्टैचू सामने है। लेकिन ये सीढ़ियां जो आप देख रहे हैं ना, ये बाद का कंस्ट्रक्शन है। ये जो स्तूप है, ये जो टेम्पल नंबर 3 है, जो क्रमशः 7 बार में बना है, कि 7 बार का निर्माण है। इसके 3 ओरिजिनल पार्ट अभी अंदर जमीन में दबा हुआ है। चारों कोना पर मंदिर होता था, और ये सीढ़ियां आगे के है जो स्टेप्स को बता रहा है, 5वीं, 6ठी, 7वीं बार। इधर जो गोल गोल देख रहे हैं, ये सारा मनौती स्तूप है उन महान टीचर्स, महान स्कॉलर्स की याद में, जिसने अपने लाइफ को ज्ञान को सीखने और बांटने में लगा दिया। और इधर देखें, एक नजर अगर आप इधर भी देख रहे हैं, ये सारा भी छोटे छोटे मनौती स्तूप हैं। तो आगे यहाँ से हम लोग मंदिरों की ओर चलेंगे। तो वेलकम बैक। अब हम लोग मंदिर संख्या 12 के सामने खड़े हैं, और इनफैक्ट यहाँ जो आप देख रहे हैं, इस मंदिर को अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो ये करीब करीब 6ठी 7वीं शताब्दी के बीच का भी ये मंदिर है। और ये एक पंचायतन शेप का मंदिर हुआ करता था। और इस मंदिर के आगे जो आप ये गोल गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, ये एक मनौती स्तूप है। तो बौद्ध धर्म में 3 तरह का स्तूप होता है। एक रेलिक्स स्तूपा, जो अस्थियों के ऊपर बनाया जाता है, दूसरा मेमोरियल स्तूपा, और ये तीसरा है मनौती स्तूप, जिसे इंग्लिश में भोटिव स्तूप कहते हैं। तो इस स्तूप में आप देख रहे हैं कुछ आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है। ये स्टोन पर बना हुआ है, बैसाल्ट स्टोन पर बना हुआ है, जिसमें भगवान बुद्ध की डिफरेंट पोज को दिखाया गया है, उनके है जो डिफरेंट पोस्चर को दिखाया गया है। तो आप देख रहे हैं इस छोटे से मनौती स्तूप में भगवान बुद्ध की माँ का स्टैचू है, महामाया का। यहाँ भगवान बुद्ध अर्थ टचिंग पोज में है, भूमि स्पर्श मुद्रा में है। साथ ही साथ यहाँ भगवान बुद्ध टीचिंग के पोस्चर में है। उसके अलावा वो वरद मुद्रा में है, और साथ ही साथ लेटे हुए बुद्ध को देख रहे हैं कि महापरिनिर्वाण का भी भगवान बुद्ध का स्टैचू है, पोज है। तो ये सारा जो स्तूपा है, मनौती स्तूप, जो एक तरह से श्रद्धा पूर्वक बनाया गया है, ऑफरिंग किया गया है। तो इस तरह से ये दूर तक जो आप देख रहे हैं, इस खजूर के पेड़ के आगे तक आप देख रहे हैं, ये मंदिरों की लाइन हुआ करती थी, कि जहां स्टूडेंट्स हर रोज प्रार्थना के लिए जमा होते थे। तो आइए थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ करके इस स्तूप के मेन पोर्शन को हम लोग देखते हैं। इस चैत्य का जो मेन जो जगह है, उसको फ्रंट व्यू से हम लोग देख पाते हैं। तो जब कभी हिस्टोरिकल साइट पर आप जाएं, स्पेशली बुद्धिस्ट साइट पर आप जाएं, और इस तरह का गोल गोल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, तो आप समझिए कि ये एक मनौती स्तूप है, जो श्रद्धा पूर्वक बनाया जाता था। आप नालंदा के अलावा इस तरह का स्तूप वैशाली में, बोधगया में, महाबोधि मंदिर के आसपास भी देखा जा सकता है, जो काफी प्राचीन है। और एक नजर आप यहां देखें, और एग्जैक्टली जैसा कि मैंने कहा था कि अब हम लोग मंदिर संख्या 12 के सामने खड़े हैं। और देखिए ASI ने लिखा है कि स्थापत्य कला और सज्जा की दृष्टि से इसका पहला चरण मंदिर संख्या 3 के 5वें चरण के समतुल्य है, तथा 6ठी शताब्दी ईस्वी में बना प्रतीत होता है, कि 6th सेंचुरी BC का ये बना हुआ है। तो यहाँ आप देखिए, बड़ा ही भव्य मंदिर ये था,
इस सारिपुत्र स्तूप के बाद ये नालंदा का दूसरा सबसे भव्य मंदिर था। यहाँ पर डेकोरेटेड पिलर्स को भी आप देख रहे हैं, ये वो देखिए पिलर्स आप देख रहे हैं, और ये चौड़ी सीढ़ियां होती थी ऊपर जाने के लिए। तो बीच में एक बड़ा मंदिर था और इसके चारों कॉर्नर पर एक छोटा छोटा टेम्पल हुआ करता था। क्या चीज का पाया है सर? वो है जो एक डेकोरेटेड पिलर है कि मंदिरों को स्टोन के पिलर्स पर वो डेकोरेशन करते थे, उसको सज्जा करते थे, उस पर नक्काशी किया करते थे जिससे वो सुंदर दिखता था। ये एक देखिए ब्रोकन पिलर्स यहाँ भी आप देख रहे हैं, टूटा हुआ है। तो एक बहुत ही भव्य मंदिर था। ये सामने का जो मंदिर था जो बड़ा ही भव्य था। तो यहाँ से मैं आपको आगे ले चलता हूँ। हम लोग ये देख पाएंगे कि कम्युनिटी किचन को भी देख पाएंगे। यहाँ से आप दूर तक देखिए, वो जो यूकेलिप्टस का पेड़ देख रहे हैं ना, ये पूरी लाइन हॉस्टल की लाइन वो है, और ये पूरा का पूरा मंदिरों का लाइन है कि हॉस्टल का उपयोग रहने के लिए, पढ़ने के लिए होता था, और मंदिर जहाँ प्रार्थना के लिए, मेडिटेशन के लिए, पूजा के लिए, ध्यान के लिए वो लोग जमा होते थे। तो आइए अब हम लोग चलते हैं बिहार संख्या 6 की ओर, जहाँ एक बड़ा सा कम्युनिटी किचन को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। अब जो हम लोग बिहार संख्या 6 की ओर जा रहे हैं, ये देखिए ये एक बड़ा सा बौद्ध विहार था। ये एसआई ने देखिए लिखा है बिहार संख्या 6, और इसका जो मेन अट्रैक्शन है ना, देखिए एएसआई ने लिखा है कि इसका विशेष आकर्षण ऊपरी प्रांगण में दोहरे चूल्हों का 2 जोड़ा है जो सामूहिक भोजन बनाने अथवा प्रायोगिक अध्ययन के उद्देश्य से बना था। तो आइए अंदर आते हैं। तो बिल्कुल अब हम लोग बिहार संख्या 6 के अंदर में हैं, एक बड़े से बौद्ध विहार के अंदर हैं। और यहाँ अगर आप देखें कि ये चारों तरफ बच्चों का रहने का रूम्स को आप देख रहे हैं, है ना, कि अगर आप काउंटिंग करें एक एक कमरों का, तो करीब 32 कमरे इस हॉस्टल के अंदर में है। कमरों से जुड़ा हुआ बरामदा है, और बरामदे के बाद ये खुली आंगन आप देख रहे हैं। सर ये आंगन कितना स्क्वायर फीट का होगा सर? हाँ, ये तो अभी मेजरमेंट से नहीं कि आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक बड़ा सा आंगन आप देख रहे हैं। लेकिन इस आंगन में ये जो आप देख रहे हैं ना, जी जी, जो खासकर आप चूल्हा देख रहे हैं, यहाँ पे चूल्हा, ये शेप जो है ना, ये खाना पकाने का चूल्हा होता इसमें था। खाना पकता था। हाँ, ये दोहरा जोड़ा का चूल्हा है, इसमें सामूहिक भोजन बनाया जाता था। सर इस अंगना में कितना कमरा होगा? इसमें कुल 32 कमरे अभी हैं। 32 जी। और यहाँ एक प्राचीन कुआं भी देख रहे हैं, एक यहाँ मंदिर देख रहे हैं, एक इस तरफ मंदिर देख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ 2 पार्ट का अवशेष देख रहे हैं। हाँ, आप देखिए कि यहाँ पर शुरू में पहले ये क्लासरूम हुआ करता था, जैसा कि आपने पीछे के हॉस्टल में देखा था। पहले ये क्लासरूम था और वो लेक्चर स्टेज था। लेकिन सेकंड बार का जब निर्माण हुआ तो यहाँ पर आंगन में उन्होंने चूल्हा बना लिया, और इसका उपयोग सामूहिक भोजन बनाने के लिए किया जाने लगा। तो इस तरह से खाना पकाने का काम, कपड़े धोने का काम, फर्श की सफाई का काम ये बच्चे खुद ब खुद किया करते थे। ये नालंदा का ट्रेडिशन था कि कितना बढ़िया एक सुंदर सिस्टम था कि ये बच्चे सारा काम खुद ब खुद किया करते थे। सो दिस वाज द ग्लोरी ऑफ ओल्ड नालंदा। आई थैंक यू। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने शिक्षक और कितने स्टूडेंट थे? हाँ, यहाँ पर ऑलमोस्ट जी सर। 10,000 विद्यार्थी और 2,000 शिक्षक थे। तो जो औसत अगर आप कहें कि प्रत्येक 5 बच्चों पर एक टीचर हुआ करते थे। 5 बच्चों पर एक टीचर। जी, और बताइए। जी सर। इधर जो आप देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा मेडिटेशन प्लेटफार्म देख रहे हैं। इसका उपयोग ध्यान के लिए, साधना के लिए हुआ करता था।
कि इस तरह का प्लेटफार्म था जिस पर वो ध्यान किया करते थे। विपस्सना एक बौद्ध धर्म का पद्धति था, तो विपश्यना किया करते थे। ये एक पूजा स्थल जो देख रहे हैं लिखा हुआ ना, ये एक सामूहिक श्राइन था, कि ये भी एक मंदिर था। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ये जो लाइन है ना, ये मंदिरों की लाइन थी, और ये पूरा का पूरा हॉस्टल्स की लाइन थी। और साथ ही साथ ये बड़ा सा स्तूपा देख रहे हैं जो सारिपुत्र का स्तूप है। और यहाँ जो खुदाई में जो चीज़ें मिली, क्योंकि नालंदा का जब खनन का कार्य हुआ तो बहुत सारा स्टैचू मिलना शुरू हुआ, आयरन ऑब्जेक्ट्स मिलना शुरू हुआ, ब्रॉन्ज स्टैचू मिलना शुरू हुआ। इसको यहाँ के म्यूजियम में रख दिया गया है। कि नालंदा में एक सुंदर सा म्यूजियम है जो रोड के दूसरी तरफ है, जहाँ उन तमाम पुरातन चीज़ों को रखा गया है। थैंक यू।